नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल। क्या साथी? एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज आपका 2 दिनों के बाद। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2 दिनों के बाद, यानी कि आज है 6 मार्च। और आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ाम का एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे जीएस जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या देखेंगे साथी? जीएस जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हम देखेंगे इससे किस तरह के क्वेश्चन आने वाले कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुँच सके। तो एक बार से आप लोग सेशन को जल्दी से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ इस तरह से क्वेश्चन साथी हमसे पूछे गए थे। इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे आगे आने वाले दिनों में, यानी कि कल जो आपका 7 मार्च है, जो आपका एग्जाम होगा, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे उनको हम देखने वाले हैं। तो आज है 6 मार्च। आज के एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन आज पूछे गए थे और जो आपके आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, सफलता अंत नहीं होती है। सफलता अंत नहीं होती है, असफलता घातक नहीं होती है। क्या कह रहा है? सफलता अंत नहीं होती है और असफलता घातक नहीं होती है। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत ही मायने रखती है। क्या साथी? जीवन में जब हमको आगे बढ़ना है, देखो सफलता और असफलता तो एक हमारे मन को संतुष्टि देती है कि आज हम सफल हो गए, हमें इस तरह से आगे हो जाएंगे। जब आपका मन ही प्रसन्न नहीं रहेगा, यानी कि आपकी हिम्मत ही गवाह नहीं देगी कि हमें आगे बढ़ना क्या है, भले ही आपकी नौकरी लग जाए, आपको पता नहीं कि आगे हमें क्या करना है, तो आपको असफलता और असफलता दोनों से हमें सीख मिलती है और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या देती है? हिम्मत देती है, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था साथी। इसमें एक क्वेश्चन था, एक विद्यार्थी ने बताया था कि सर इसमें संचित निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो हम देखेंगे जो क्वेश्चन है, देखते हैं। आकस्मिक निधि का लेखा जोखा कौन रखता है? इस तरह से बताया था कि या तो संचित निधि था सर या आकस्मिक निधि था, इसका लेखा जोखा कौन रखता है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो हम दोनों के बारे में देखेंगे। कह रहा है जो आकस्मिक निधि है इसका लेखा जोखा कौन रखता है। तो जो भारत में आकस्मिक निधि है साथी, भारतीय संविधान में एक पद है जिसका नाम है लेखा और महानियंत्रक परीक्षक। क्या नाम है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसका नाम है, इसको याद रखेंगे। भारतीय संवैधानिक पद है, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या करता है, ये आकस्मिक निधि का लेखा जोखा रखता है। किसका साथी? इंपॉर्टेंट है। यदि आकस्मिक निधि से आप कुछ भी खर्चा करते हैं और तो इसका लेखा जोखा कौन रखेगा, तो याद रखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये इसका लेखा जोखा रखता है। और साथ ही आप याद रखेंगे इस तरह से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखा और महानियंत्रक परीक्षक का संबंध किस अनुच्छेद से, तो उसको भी हम देखेंगे आगे चलकर। लेकिन इसके बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में देखें तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसका क्या करता है? आपका लेखा जोखा रखता है, ये याद रखेंगे। लेकिन यदि बात करें सर आकस्मिक निधि कहाँ पर स्थित है संविधान में, क्या ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, यानी कि असंवैधानिक है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 कहता है। क्या साथी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 कहता है कि संसद के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे आप लोग, संसद के द्वारा क्या होगा? आकस्मिक निधि की स्थापना की जाएगी। क्या होगा? जो संसद होगी इसके द्वारा क्या की जाएगी? आपकी आकस्मिक निधि की स्थापना की जाएगी। कौन सी निधि की? तो आकस्मिक निधि की। तो अनुच्छेद कौन सा? 267। तो इससे पता चलता है साथी जो आकस्मिक निधि है ये आपकी कैसी है? संवैधानिक है। कैसी है? यानी कि संवैधानिक पद है, यानी कि संवैधानिक संस्था है आकस्मिक निधि। और इसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 267 से है, जिसमें संसद इसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो आकस्मिक निधि का निर्माण करती है संसद। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे जो इस निधि में संसद के द्वारा जब समय समय पर कानून पारित किए जाते हैं। क्या साथी? यहाँ पर जो समय समय पर पारित कानूनों में जो पैसा आता है इसका जो आपका रखा जाता है, तो ये धन कहाँ पर जमा किया जाता है? याद रखेंगे आकस्मिक निधि में जमा किया जाता है। कहाँ पर? जो आकस्मिक निधि है, जो इस निधि में संसद के द्वारा समय समय पर पारित कानूनों से जो धन जमा किया जाता है, ये जो कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे आकस्मिक निधि पर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
इसके अलावा साथी हम संचित निधि के बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान का 266 का क्लोज 1 कहता है कि भारत में एक संचित निधि होगी। क्या होगी साथी? भारत में एक संचित निधि का उल्लेख मिलेगा कहाँ पर? तो संविधान के 266 के क्लोज 1 में। कुल मिलाकर आप याद रखेंगे जो आपका संविधान का अनुच्छेद 266 है, इसमें क्या मिलता है हमको? इसमें मिलता है साथी आपका जो आपकी संचित निधि है वो इसमें मिलती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आकस्मिक निधि के बारे में देखा, संचित निधि के बारे में भी आप याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था जो 1915 यानी कि 1915 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे जो 1915 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रख लेंगे जो कांग्रेस का 1915 का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी किसने साथी? तो इसकी अध्यक्षता की थी कुल मिलाकर सर सत्येंद्र प्रसाद ने। किसने? जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लेकिन यदि बात करें साथी ये हुआ पर कहाँ पड़ता था, यानी कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे मुंबई में इसका आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1915 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे आप लोग मुंबई में होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। लेकिन यदि बात करें साथी इसमें कुल कितने मेंबर ने भाग लिया, हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए इसको रख लेंगे। 2259 लोगों ने इसमें भाग लिया। और जो अब तक जो पिछले कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे 1915 से पिछले, यानी कि 14, 13, 12, 11 लगभग 85 तक के, इनमें सर्वाधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने? तो सर्वाधिक लोग थे जो 1915 के अधिवेशन में 2259 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये भी याद रखेंगे जो साथी गर्म दल के नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो बाल गंगाधर तिलक थे ये कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए थे। किसमें साथी? तो याद रखेंगे कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए थे इसी अधिवेशन के तहत। कौन सा अधिवेशन था? ये 1915 का अधिवेशन था जिसका आयोजन मुंबई में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, और इसी में बाल गंगाधर तिलक जी पुनः आपके कांग्रेस में शामिल हो गए। क्योंकि इससे पहले ये जो आपका 1907 का अधिवेशन था उसमें अलग हो गए थे लोग। लेकिन जब यदि तिलक जी की बात करें तो ये आपके कहाँ पर शामिल हुए हैं? 1915 के में। परंतु यदि बात करें गरम दल और नरम दल की, क्या साथी? आप सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। परंतु यदि पूरे गरम दल की बात करें नेताओं की और नरम दल के नेताओं की बात करें तो इनका विलय हुआ था साथी अगले वर्ष 1916 में। कब साथी? 1916 में इनका विलय होता है। और ये अधिवेशन कहाँ का होता है? लखनऊ का, सभी को पता होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आरसी मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी जो अध्यक्षता है इसकी की जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसमें गरम दल नरम दल एक होते हैं, और साथ ही ये आपका लखनऊ में आयोजित होता है। और ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आरसी मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन सर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि ये अलग कब हुए थे? जो गरम दल नरम दल थे ये अलग कब हुए थे? तो ये घटना थी साथी 1907 की। कब की? 1907 में एक आपका अधिवेशन होता है सूरत अधिवेशन। कौन सा साथी? सभी को पता होगा, फिर भी इसको नोट डाउन कर लेंगे। आपका जो सूरत अधिवेशन होता है इसमें क्या होता है? गरम दल नरम दल की आपस में लड़ाई हो जाती है। इसमें कोल्हापुरी जूता चलता है, आपने इसकी कहानी सुनी होगी। इसी के तहत ये लोग अलग हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे। 1915 की बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर जो तिलक थे इसमें पुनः वापस आए थे और मुंबई में इसका आयोजन हुआ था और सर्वाधिक 2259 लोगों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और अधिवेशन उनके बारे में याद रख लेंगे। जैसे आपका एक था 1924 का अधिवेशन। कब का? तो 1924 का अधिवेशन था। इसका कहाँ पर हुआ था? ये बेलगांव में होता है। इसकी अध्यक्षता एकमात्र बार कौन करते हैं? आपके महात्मा गांधी, एम के गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। कर्नाटक के बेलगांव में इसका आयोजन होता है, इसको याद रखेंगे 1924 में। लेकिन इसके बाद 1923 की बात करें साथी तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है? ये कोलकाता में होता है। माफी चाहेंगे, 1924 नहीं होगा, 1923। ठीक है, तो 1923 का अधिवेशन का आयोजन होता है कोलकाता में। लेकिन आप इसको देख लेंगे, थोड़ा कंफर्म नहीं है। 1923 का जो अधिवेशन है इसमें मौलाना अबुल कलाम जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन सा थी? जो मौलाना अबुल कलाम थे। कौन सा थी? अबुल कलाम जी थे, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अबुल कलाम कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बन जाते हैं इसी के साथ। 1923 की अध्यक्षता के बाद जो मौलाना अबुल कलाम थे ये इसके सबसे युवा अध्यक्ष बन जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो मौलाना अबुल कलाम थे। यदि पूछ सर्वाधिक बार कौन रहे, सर्वाधिक बार, तो भी यही रहे थे। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो भी इन्हीं का था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके बाद ये तीन अधिवेशन लगातार इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 1925 का अधिवेशन। कौन सा थी? 1925 का अधिवेशन आता है जिसका आयोजन होता है कानपुर में। कहाँ पर साथी? तो याद रखेंगे इसका जो आयोजन होता है 1925 के अधिवेशन का, ये कानपुर में होता है। और इसमें प्रथम महिला भारतीय, जो प्रथम भारतीय महिला थी
यानी कि इंडियन वुमेन थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए याद रख लेंगे। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये कानपुर का अधिवेशन था, सरोजिनी नायडू ने की। लेकिन यदि प्रथम महिला की बात करें तो ये था साथी 1917 का अधिवेशन था। कहाँ का साथी? 1917 का अधिवेशन था, और ये आपका कोलकाता में होता है। कहाँ पर साथी? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएंगे 1917 में। लेकिन यदि प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1915 की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो अभी डिस्कस किया, मुंबई में आयोजित होता है। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी इसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? आप सभी को पता होगा साथी, जो पुष्यमित्र शुंग था ये एक ब्राह्मण था। क्या था साथी? जो आपका पुष्यमित्र शुंग था ये एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण। और इसने मगध में पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की। किसकी? तो याद रखेंगे पहले ब्राह्मण वंश की इसके द्वारा स्थापना की जाती है। ये भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण वंश था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पुष्यमित्र शुंग था इसके द्वारा भारतीय इतिहास में पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की जाती है, जिसका नाम क्या रखा था इसने? तो याद रखेंगे इसका नाम शुंग साम्राज्य रखा था। क्या रखा था साथी? तो शुंग साम्राज्य इसका नाम रखा था। और इसकी स्थापना पूछे किस वंश के बाद हुई, तो साथी याद रखना इसकी स्थापना मौर्य वंश के बाद हुई थी। किसके बाद? मौर्य वंश के। जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था साथी बृहद्रथ। क्या नाम था इसका? बृहद्रथ इसका नाम था। इसी के सेना में सेनापति था आपका पुष्यमित्र शुंग। कौन सा थी? जो बृहद्रथ था, इसी की सेना में सेनापति होता है आपका पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग धोखे से बृहद्रथ को मार देता है और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा यानी कि घोषित कर देता है, और मौर्य एम्परर का अंत करके एक शुंग वंश की स्थापना करता है। किसकी? तो याद रखेंगे शुंग वंश की स्थापना करता है, जिसे हम पुष्यमित्र ने क्या था अभी आपको डिस्कस किया, मौर्य साम्राज्य में क्या था? सेनापति था। और 185 में इसको मार दिया। इसी के बाद 185 में किसकी स्थापना की? तो याद रखेंगे आपके कौन से वंश की? शुंग वंश की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शुंग वंश की स्थापना करता है कौन? तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं एसएससी सीजीएल, ये जीडी में छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन था, इस तरह से कुछ योजना से संबंधित था, नीट 3.0 करके कोई योजना थी। तो याद रखेंगे इसका शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? इस तरह से एक क्वेश्चन था साथी, जो नीट 3.0 योजना थी, इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो हम इसके बारे में देखेंगे ये किस मंत्रालय से संबंधित है, इसकी शुरुआत किसने की और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो याद रखेंगे साथी, जो आपका नीट 3.0 योजना है, कौन सी नीट 3.0 योजना है, इस योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से। इंपॉर्टेंट है, किससे हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय से इसका संबंध हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। जो नीट 3.0 योजना है किस मंत्रालय से हो जाएगी? शिक्षा मंत्रालय से। लेकिन बात करें इसके मंत्री कौन है, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा इसके मंत्री है साथी धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन? जो धर्मेंद्र प्रधान है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं ने क्या की है? तो नीट 3.0 योजना की शुरुआत की है। लेकिन याद करें इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य था छात्रों को एक मंच पर सर्वोत्तम विकसित एडिकेट, जो आपका सर्वोत्तम विकसित एडिटेक समाधान यानी पाठ्यक्रम प्रदान करना। इनका कुल मिलाकर के मतलब है, जो आप लोग नीट की तैयारी करते हैं, किसकी साथी? तो नीट की जो तैयारी करते हैं, इस नीट के जो सिलेबस है सभी को पता होगा इंग्लिश में था साथी। किसमें? तो इंग्लिश में इसका सिलेबस होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे दक्षिण भारत की कुल भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इस तरह की भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं में भी नीट का इन्होंने सिलेबस कर दिया। और उत्तर भारत की बात करें तो इन्होंने क्या कर दिया? हिंदी भाषा में इसका क्या कर दिया? सिलेबस कर दिया। कुल मिलाकर इसी से संबंधित है जो नीट 3.0 योजना है 3.0। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनसे नीट का पाठ्यक्रम विकसित करना था। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य क्या था? जो क्षेत्रीय भाषाओं में इनका क्या करना था? नीट का जो आपका सिलेबस था इसको विकसित करना था। और इसमें क्या होता था, जो अभी तक आपको पता होगा बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो सीबीएसई बोर्ड से ही आते थे, जो लगभग नीट क्रॉस करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको दूर करने के लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का भी बच्चा होता है, आपका बिहार बोर्ड का होता है, झारखंड बोर्ड का, कुछ दक्षिण भारत के बोर्डों से संबंधित होते हैं, इन सभी के लिए नीट की योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नीट 3.0 योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, COP 28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन था, क्योंकि ये करंट अफेयर की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। COP 28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इसको याद रखेंगे। जो आपका COP 28 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या नाम है साथी? इसका नाम है COP 28। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे।
यदि हम COP 28 की बात करें तो इसका आयोजन होगा साथी UAE में। कहाँ पर? UAE में, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के नाम से जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। इसका आयोजन वर्ष 2023 के नवंबर दिसंबर माह में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कब होगा? तो याद रखेंगे नवंबर दिसंबर माह में इसका आयोजन होगा। और वर्ष 2023 में कहाँ पर? COP 28 का आयोजन UAE में होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अभी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछ ले साथी आपको इसका समारोह का आयोजन करवाता कौन है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। यदि पूछे जो COP जो आयोजन होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका आयोजन करवाता कौन है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। क्या नाम है साथी? इसका नाम है, एक बार पुनः देखेंगे, क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। इसी को हम साथी जानते हैं UNFCCC के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे, इसको हम UNFCCC के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन फॉर कल्चर एंड, इसको याद रख लेंगे आप लोग। इसका आप देख लेंगे एक बार से, इसका नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कल्चरल फॉर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस तरह से इसका हो जाएगा। आप एक बार से देख लेंगे इसको। लेकिन यदि पूछे साथी आपके, ये तो COP 28 की बात है, लेकिन यदि पूछ ले पहली बार COP, यानी कि COP फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले आपसे COP फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, तो अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, आपसे पूछा जाता है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और वर्तमान में कौन है, तो इसी तरह से पूछा जाएगा। यदि पूछ ले COP फर्स्ट का आयोजन कब हुआ, क्योंकि वर्तमान में तो 2023 में आपका कहाँ पर होगा? UAE में 28वें क्रम का। लेकिन फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे जर्मनी के बर्लिन शहर में। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ था इसका? ये होता है आपका जर्मनी के बर्लिन शहर में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इसका आयोजन कब होता है? तो 1995 में होता है। कब होता है साथी? इसका 1995 में इसका पहली बार आयोजन होता है। ठीक है, लेकिन यदि बात करें साथी, जो आपका COP 27 था, क्या था? जो आपका COP 27 था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन सर होता है आपका कहाँ पर? तो याद रखेंगे मिस्र में। इंपॉर्टेंट है, शर्म अल शेख नामक जगह थी, मिस्र नामक देश था आपका, इजिप्ट देश में, शर्म अल शेख में इसका क्या होता है? आयोजन होता है COP 27 का। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन क्या सर भारत में भी कभी हुआ है COP? तो याद रखेंगे COP 8वें क्रम का। कौन सा थी? जो COP 8वें क्रम का था, इसका आयोजन ही भारत के नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? वर्ष 2002 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, पुनः से देख लेंगे। वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? नई दिल्ली में होता है। तो COP 8 नाम से भारत में इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक याद रखेंगे, COP 21 भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका COP 21 है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साथी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। किसकी साथी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन की स्थापना COP 21 में होती है, फ्रांस और भारत के सहयोग से। और जो COP 21 था साथी, इसका आयोजन भी आपका पेरिस में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो एक बार से पुनः आप इसको रिपीट करके देख लेंगे, तो आपको एक बार से सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। COP 28 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? UAE में होगा, 2023 के नवंबर दिसंबर माह में होगा। ठीक है, इसको करवाता कौन है? UNFCCC करवाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कुछ सारणी के रूप में दिया गया था, उनमें पूछा गया था पहले दूसरे के क्रम के रूप में, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान के बारे में पूछा गया था, आपका क्रम दिया था, उसमें पदकों की संख्या दी थी। तो याद रखेंगे 36वें, क्या साथी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम ने कितने पदक जीते? इस तरह से क्वेश्चन आया था आपसे। क्या आया था? एक तरफ पदकों की संख्या दी गई थी, एक तरफ टीमें दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिलान के लिए था। तो याद रखेंगे 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, इनमें प्रथम स्थान पर जो टीम आई थी उसने कितने पदक जीते थे, इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 36वें की बात करें, इसका आयोजन 2022 में गुजरात में होता है। कहाँ पर साथी? गुजरात में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? आपका होता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में होता है। और आपका याद रखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, और आप अगर आप बात करें यहाँ पर कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, यदि आप लोग बात करें साथी कि इसमें प्रथम स्थान पर सर कौन रहा, तो इसमें सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। साथी कौन सा? सर्वश्रेष्ठ कंट्रोल बोर्ड, यानी कि जो सेना के अधिकारी हैं, कोई भी आपकी नौकरी वाले व्यक्ति हैं जो इसमें भाग लेते हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो सभी आपके सेना से या नौकरी से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो आपके सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सॉरी। ठीक है, सर पूछ रहे इसमें सर्विसेज ने कितने पदक जीते, तो याद रखेंगे सर्विसेज के द्वारा 61 स्वर्ण जीते गए। कितने साथी? 61 स्वर्ण और 35 रजत पदक और 32 कांस्य के साथ कुल 128 पदक जीते। ठीक है, कितने जीते? तो याद रखेंगे कुल 128 पदक जीते। और पहले स्थान पर रहा कौन रहा? तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर कौन रहा? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड रहा आपका। और याद रखेंगे पहले स्थान पर इसने कुल 128 पदक, जिसमें 61 गोल्ड थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन सर दूसरे स्थान की बात करें, सर कौन रहा है इसमें? दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र रहा। सर
महाराष्ट्र ने 140 कुल पदक जीते। कितने? तो 140। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, सर 128 पदक कम होते, 140 ज्यादा होते। परंतु आपको याद रखना होगा जो गोल्ड होते हैं आपके साथी, गोल्ड के हिसाब से इनको क्रम में बिठाया जाता है। आप भले ही आप कुल मिलाकर जैसे यहाँ पर आप 80 पदक जीतते, केवल 80, और 80 में आपके केवल आपके 70 गोल्ड होते। कितने? 70 गोल्ड। तो भी आप पहले स्थान पर आ जाते। तो आप याद रखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को गोल्ड के रूप में बैठाया जाता है। जो सर्वाधिक गोल्ड जीतता है उसी क्रम से इसकी सारणी बनाई जाती है। तो 128 पदकों के साथ सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड पहले स्थान पर, जबकि 140 पदक के साथ दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आपका हरियाणा 116 पदक, और कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा था जिसने 28 पदक जीते थे। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यदि बात करें सर इसमें कोई नया खेल शामिल हुआ था, तो याद रखेंगे योगासन नामक एक नया खेल शामिल हुआ था। क्या नाम था इसका? नाम था योग, यानी कि योग को एक खेल बना दिया है, इसको शामिल किया गया था। और साथ ही इसमें पहला जो आपका स्वर्ण जीता था यानी गोल्ड जीता था, वो पूजा पटेल नामक एक लड़की थी। क्या नाम था साथी? उसका नाम था पूजा पटेल। ठीक है, तो पूजा पटेल नामक लड़की ने क्या जीता था? योगासन में गोल्ड जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा था, आज पूछा था साथी जो रेट होती है, क्या साथी? रेट कितने प्रकार की होती है? रेट कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, जिसमें बच्चे कह रहे थे कि सर एग्जाम नहीं है और आप भांग खा के बैठते हैं, सस्ते नशे करके बैठते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये आपसे एज इट इज पूछा गया। मैंने पहले भी कह दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। जो रेट होती है साथी, क्या साथी? रेट होती है, ये 5 प्रकार की होती है। सभी को पता होगा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो रेट आपकी 5 प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये साथी तो रेट जो होती है इनको जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है साथी। कौन आपका? जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। जो अनुच्छेद 32 है इसे हम क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन? तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। कौन साथी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। साथी इसका मतलब क्या है? यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उसमें कोई व्यक्ति आपको संज्ञान में इस बात को नहीं ले रहा है, तो इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसी कारण अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो BR अम्बेडकर थे, इनके द्वारा इसको क्या कहा गया था? आत्मा कहा गया था। क्योंकि जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का ही हनन होगा तो उस देश में लोकतंत्र नहीं होगा। इसीलिए BR अम्बेडकर जो बना रहे थे संविधान, इन्होंने क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, इसलिए क्या कहा था? इसको आत्मा कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ये आपके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिनमें रिटों की बात की जाए तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश के अलावा प्रतिषेध, प्रतिषेध के अलावा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के अलावा अधिकार परीक्षा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। लेकिन यदि पूछ ले साथी क्या सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट ही जारी करता है? नहीं साथी, आपका हाई कोर्ट भी जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट के लिए भी इसमें प्रावधान दिया गया है संविधान में, जो आपका अनुच्छेद 226 है। क्या साथी? जो आपका अनुच्छेद 226 है, इसके तहत इन सभी रिटों को, जो ये सभी ऊपर रिटें दी हैं, बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इन सभी रिटों को कौन जारी कर सकता है? तो याद रखेंगे हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। किसके तहत? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32। यहाँ पर अनुच्छेद बदल जाएगा, आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो 32 अनुच्छेद लेगा, लेकिन जब हाई कोर्ट की बात करेंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत इसको जारी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी आपसे पूछा था जो हॉर्टिकल्चर विज्ञान है, ये इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, इसको हॉर्टिकल्चर था या कोई एक कल्चर से संबंधित था, इसको याद रख लेंगे। जो हॉर्टिकल्चर है ये विज्ञान किसके अंदर का आती है? तो याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर में क्या होता है साथी? ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर का हिस्सा होता है। किसका? तो इंपॉर्टेंट है, जो हॉर्टिकल्चर होता है। क्या साथी? हॉर्टिकल्चर होता है ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर का ही हिस्सा होता है, जिसमें हम पेड़ पौधे, फूल पत्तियों और अनाजों और सब्जियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि इनका उगाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, इन सभी में आ जाएंगी आपकी हॉर्टिकल्चर। तो ये एक प्रकार से एग्रीकल्चर का हिस्सा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यदि केवल फलों की बात करें, देखो यहाँ पर तो सभी आ गए, फूल, फल और पत्तियां, अनाज, लेकिन केवल फलों की बात करें तो फलों का अध्ययन केवल कहलाता है साथी पोमोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पोमोलॉजी की बात करें, ये केवल फलों का जो अध्ययन होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन सदी यदि बात करें केवल सब्जियां उगाना, यानी कि सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो इंपॉर्टेंट है ओलेरी कल्चर। क्या साथी? जो आपका ओलेरी कल्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केवल सब्जियों के अध्ययन की बात करें यदि पूछ ले तो याद रखेंगे ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर की बात करें तो सब्जियों का अध्ययन, फलों के अध्ययन की बात करें तो आपका पोमोलॉजी हो जाएगा। लेकिन यदि पर हॉर्टिकल्चर की बात कर लें तो ये एक प्रकार की एग्रीकल्चर होता है, जिसमें फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे और सब्जियों का उगाया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था,
जो खिलजी साम्राज्य था, क्या साथी, जो खिलजी साम्राज्य था इसमें बाजार का अधीक्षक कौन होता था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या पूछा था साथी, जो खिलजी साम्राज्य था इसमें बाजार का अधीक्षक कौन होता था? आज हम बात करेंगे खिलजी के 4 प्रकार के बाजार होते थे। कितने प्रकार के? तो याद रखेंगे 4 प्रकार के बाजार होते थे खिलजी के, जिनमें से जो इन सभी बाजारों का जो अधीक्षक होता था, क्या साथी, बाजारों का जो अधीक्षक होता था इसको किस नाम से जानते थे? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सहना ए मंडी। किस नाम से साथी? इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, क्या नाम है? तो याद रखेंगे सहना ए मंडी के नाम से उनको जानते थे। ठीक है, किस नाम से? सहना ए मंडी से। कौन होता था? बाजार का अधीक्षक होता था, याद रखेंगे। लेकिन यहीं पर अधिक बात कर लें, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमने दीवान रियासत के बारे में भी पढ़ा है कि जो बाजार के संबंधित मामला था वो दीवान रियासत भी था। इसकी एक आप लोगों ने ट्रिक भी पढ़ी होगी, रिया बाजार जाती है। तो याद रखेंगे ये बाजार जो था, ये बाजार में आर्थिक मामलों का मंत्री था। जो आर्थिक मामलों का अधीक्षक होता था उसे क्या कहते हैं? दीवान अधीक्षक, यानी कि दीवान रियासत कहते थे। जो आर्थिक मामलों की जानकारी रखता था, यानी कि वित्त मंत्रालय से संबंधित था, पैसों का लेखा जोखा जो रखता था उसका नाम था दीवान रियासत। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी ट्रिक भी है, रिया बाजार जाती है पैसे लेकर के। ठीक है, पैसे लेकर के रिया बाजार जाती है, यानी कि रियासत, पैसे से मतलब आर्थिक मंत्रालय, और बाजार नियंत्रण प्रणाली ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, याद रखेंगे। तो आर्थिक मामलों के मंत्रालय की बात करें, दीवान रियासत हो जाएगा, इसका अधीक्षक होता था। लेकिन बाजार अधीक्षक की केवल बात करें तो उसको सहनाई मंडी कहते थे। क्या कहते हैं साथी? सहनाई मंडी कहते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अलाउद्दीन के दरबार जो यानी कि शासनकाल था, इसमें बाजारों की कुल 4 नीतियां थी। कितनी साथी? तो याद रखेंगे बाजारियों की 4, जो बाजार था इनमें 4 नीतियां होती थी, जिसमें गल्लाई मंडी होती थी साथी। क्या? गल्लाई मंडी, जहां पर अनाजों और का फेरबदल किया जाता था। इसके बाद होती सराय ए अदल होती थी। क्या होती थी? सराय ए अदल, यहाँ पर वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। और एक थी घोड़ा दासो। क्या था साथी? घोड़ा दासो थी, जिसमें क्या होता था, इसमें घोड़ों को जो आपके बेचे लिए खरीदे जाते थे। लेकिन यदि एक चौथी थी आपका मवेशियों का बाजार। ठीक है, क्या थी? मवेशियों का बाजार, जिसमें हर प्रकार के मवेशी बेचे और खरीदे जाते थे। घोड़ों के लिए अलग बाजार था, मवेशियों के लिए अलग बाजार था, वस्त्रों के लिए अलग बाजार था, और गल्ले के लिए अलग बाजार था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। गल्लाई मंडी, जिसे हम सेनाई मंडी अधीक्षक होता था इन सभी बाजारों का, तो उसे क्या कहते थे? सेनाई मंडी। और 4 प्रकार के बाजार होते थे। जो इनमें गल्लाई मंडी है साथी, कौन? जो आपका गल्लाई मंडी है साथी, ये इन सभी में सबसे प्रमुख बाजार था, यानी कि सफल भी रहा और सबसे प्रमुख बाजार था। कौन था? गल्लाई मंडी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अनाज आता था, जिससे क्या चलता था, इसका शासनकाल में लोगों के लिए वितरित किया जाता था, वहाँ के लोग खुश रहते थे, इस तरह से बातें होती थी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, शैवाल किस समूह के अंतर्गत आते हैं? इस तरह से शैवालों से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, उनको हम देखेंगे किस प्रकार से शैवाल से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कोई कह रहा था साथी इसमें 1935 में इसमें प्रजनन दर किसने खोजी थी, लेकिन उसका कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो 19 जो शैवाल है ये किस वर्ग समूह में आते हैं, इसको याद रखेंगे। याद रखेंगे जो शैवाल है और ये कवक, या शैवाल की बात करें या कवक की बात करें, ये मुख्यतः साथी थैलोपाइटा समूह में आते हैं। किसमें? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसमें? थैलोफाइटा जो समूह होता है, जो पानियों में पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कवक और शैवाल। आपने सुना होगा काई, काई के बारे में देखा है, और शैवाल के बारे में, इन्हें क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। थैलोफाइटा वर्ग समूह के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कवक और शैवाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ ले, यदि साथी पूछ लेता है कभी कभी, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन साथी कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फाइकोलॉजी आपका क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है। और कवकों का अध्ययन पूछ ले तो याद रखेंगे माइकोलॉजी। क्या साथी? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो शैवालों का अध्ययन हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी, और माइकोलॉजी हो जाएगा किसका? कवकों का अध्ययन। लेकिन यदि यहीं पर बात कर लें कवक और शैवाल का सहजीवन, यानी कि जब ये सहजीवन बिताते हैं तो उससे बनता है लाइकेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लाइकेन बनता है किससे? तो कवक और शैवाल के सहजीवन से। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि पूछ ले यहीं पर लाइकेन का कार्य क्या होता है सर, जो आपका लाइकेन होता है ये साथी वायु प्रदूषक का उदाहरण होता है। किसका? जो वायु प्रदूषक का सूचक होता है लाइकेन, इसको याद रखेंगे अच्छे से। लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक होता है, और कवक और शैवाल के सहजीवन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो कवक और शैवाल आपके थैलोपाइटा समूह में आ जाएंगे। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन, और लाइकेन किसका सूचक है? तो याद रखेंगे वायु प्रदूषण का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था N2A के बारे में, एक विद्यार्थी ने बताया था सर N2A से भी क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे। जो N2O होता है साथी, क्या N2O, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। यह एक प्रकार का किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो याद रखेंगे जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे हम हास्य गैस भी कहते हैं, यानी कि लाफिंग गैस,
आपने सुना होगा लाफिंग गैस के बारे में, ये वही है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं। लेकिन यदि बात करें ये कैसा रासायनिक सूत्र है, तो याद रखेंगे एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा? अकार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो N2 इसका सूत्र होता है, ठीक है। अभी आपने ऊपर डिस्कस किया, N2 इसका सूत्र होता है और ये एक अकार्बनिक यौगिक है। यही पूछा हमसे किस प्रकार का रासायनिक यौगिक है, तो याद रखेंगे अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन यदि बात करें साथी इसमें होता क्या है, तो याद रखेंगे जब ये सामान्य तापमान पर, यानी कि दैनिक जीवन में ये इसका रंगहीन होता है, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता है N2O में, और ये ज्वलनशील होता है। याद रखेंगे ये आपका ज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है और जल्द ही हल्के मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जल में घुलनशील होता है। यहाँ पर जल्द ही नहीं होगा, यहाँ पर याद रखेंगे जल में घुलनशील होता है। यदि जल में घुला के आपको N2O पिला दिया जाए तो आप दिन भर हंसते रहेंगे, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील हो जाएगा, ज्वलनशील हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, हल्के मीठे स्वाद का हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। N2 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसे हम NOx के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, सर NOx क्या है, तो याद रखेंगे जो NOx है इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को हम NOx के नाम से जानते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम लाफिंग गैस यानी हास्य गैस भी कहते हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो ई श्रम पोर्टल है। क्या साथी? ई श्रम पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से? देखो ई श्रम पोर्टल से क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या होता है ई श्रम पोर्टल। यदि पूछ ले किस मंत्रालय से संबंधित है, तो याद रखेंगे ई श्रम जो पोर्टल है साथी, क्या आपका ई श्रम पोर्टल है, ये आपका हो जाएगा केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन सा? जो सेंट्रल लेवल पर श्रम और रोजगार मंत्रालय होता है, इससे संबंधित हो जाएगा कौन सा? ई श्रम पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी यदि पूछ ले सर शुरुआत कब होती है, तो 26 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की जाती है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है 26 अगस्त 2021 को, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही यदि पूछ ले इसका कार्य क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए शुरू किया गया, तो याद रखेंगे ये पोर्टल क्यों शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पर संगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक लोग रहते थे, जैसे आपके विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक लोग रहते हैं, इनका डेटाबेस बनाया गया कि किस क्षेत्र में कितने श्रमिक रहते हैं, और इन सभी को भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या साथी, जो भारत सरकार के द्वारा इन सभी श्रमिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंच सके। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसीलिए ई श्रम पोर्टल चालू किया गया था आपका, जिसके तहत क्या हुआ, आपका श्रमिकों को सीधे से डायरेक्ट आपके क्या हो जाए, योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए किसको शुरू किया गया, आपका ई श्रम पोर्टल को शुरू किया गया, जो आपका केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, और 26 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या साथी? आज का अगला क्वेश्चन था जो हमसे हाइड्रोजन को कौन से वर्ग में रख सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन 2 वर्गों में रहता है, इनमें कौन कौन से वर्ग हैं जिसमें हाइड्रोजन हम रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो जो हाइड्रोजन होता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि H को आपने देखा किसी के साथ भी चल देता है। ये इस तरह से है जिस तरह से किसी भी सब्जी में आप आलू को मिला दो, आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू पनीर, कुछ भी हो जाए, पनीर तो नहीं होता हालांकि, मटर पनीर होता है, लेकिन आलू गोभी, आलू शिमला, आलू टमाटर, आलू मिर्चा, आलू भरता, ऐसे करके कोई भी सब्जी मिला दो। इसी तरह से आवर्त सारणी में आपका स्थान है हाइड्रोजन का। किसका साथी? हाइड्रोजन का। ये किसी के साथ भी मिल जाता है, जिसको भी एक की जरूरत हो उसको दे देगा, यदि किसी तत्व को एक की जरूरत है तो उससे ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये किसी के साथ भी चला जाता है। तो इसमें 2 वर्ग आते हैं, एक आपका समूह ए यानी कि वर्ग 1 में समान तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खोकर, याद है, इंपॉर्टेंट रखेंगे। किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H+ आयन बना लेता है, लेकिन यदि किसी को यदि इसको जरूरत पड़ती है, जब किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसको जरूरत पड़ती है, तो ये वर्ग 17 के अनुसार, किसके अनुसार? वर्ग 17 में ये H+ आयन लेकर के, ग्रहण करके, देखो यहाँ पर लिखा है, ये H+ आयन ग्रहण करके H- आयन बना लेता है। सॉरी एक बार से पुनः देखते हैं। जो आपका पहले तो वर्ग 1 है, इसमें समान इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बना लेता है, लेकिन जब बात करें वर्ग 17 की, तो तत्वों के समान एक आयन ग्रहण कर लेता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर जब खोता है तो H+ बनाता है, यानी कुछ देता है तो प्लस बनाता है। आवर्त सारणी की यही एक क्वालिटी है, जब वो कुछ देते हैं तो वो प्लस में रहते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो माइनस में हो जाते हैं। तो जब ये H+ क्या करता है, ग्रहण करता है, देखो यहाँ पर दूसरे में क्या कर रहा है, H+ ग्रहण कर रहा है, H+ आयन ग्रहण करता है तो H- आयन बना लेता है। क्या कर लेता है? H- आयन बना लेता है। पहले खोता है तो H+ बना लेता है, और जब ग्रहण करता है तो माइनस बना लेता है। तो इसी कारण इसको जो हाइड्रोजन है साथी, इसी कारण आवर्त सारणी में, सारणी नहीं, यहाँ पर आवर्त सारणी होगा, हाइड्रोजन के वर्ग 1 में, हाइड्रोजन को वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों में रखा जाता है। कहाँ पर? वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन कौन कौन से वर्ग में हो जाएगा, आपका वर्ग 1 में हो जाएगा, वर्ग 17 में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, RBI ने
NBC जो आपका NBFC लोकपाल परियोजना है, क्या साथी, जो RBI के द्वारा NBFC लोकपाल योजना की घोषणा हुई थी, ये किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको पूछा गया था हमसे। तो याद रखेंगे साथी, जो RBI के द्वारा 19, देखो सभी को पता होगा, जो आपका RBI है ये 1934 के अधिनियम से कार्य करता है। किससे? 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। तो सभी के सभी जो इसमें कार्य होते हैं 1934 के अधिनियम से ही होते हैं। जिसमें जब इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो उसी अधिनियम में संशोधन होता है, ठीक है। तो जो 1934 की अधिनियम की धारा 45(1)(a) थी, कौन सा थी? जो धारा 45(1)(a) थी, इसके तहत RBI के साथ, किसके साथ? तो RBI के साथ NBFC के विरुद्ध शिकायतों का निवारण के लिए इस लोकपाल की शुरुआत की जाती है। किसकी? तो याद रखेंगे NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस अकेडमी कंपनी, सॉरी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं, इनके तहत जो शिकायतें विरुद्ध की जाती हैं। जैसे आपसे कोई आ जाए, आप मेरा ये लोन ले लो, आप इस तरह से कुछ कर लो, या आप कुछ जमा कर देते हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां भाग चुकी हैं आपका कर्जा मार के। इसी के तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जो कौन सा थी? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं, इनको कहते हैं NBFC। तो इसके विरुद्ध जो शिकायतें दर्ज हुई, इनके निवारण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें लोकपाल योजना कहा जाता है, NBFC लोकपाल योजना कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि पूछे सर इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2018 में इसकी शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। NBFC लोकपाल योजना की शुरुआत कब होती है? बैंकिंग से संबंधित योजना है और आपकी 2018 में इसकी शुरुआत होती है, याद रखेंगे। लेकिन साथ ही यहीं पर अगर पूछ ले आपसे कि आपकी NBFC में होता क्या है, तो याद रखेंगे NBFC लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। क्या होता है? जिस प्रकार आपको अभी पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था हमने, जो लोकपाल था, ये लोकपाल क्या करता है? भ्रष्टाचार की जांच करता है। इसी प्रकार से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं, इनमें जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो इसकी जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वरिष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति की है, जैसे क्या कहते हैं? NBFC लोकपाल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सेवा में कमी के लिए, ये जो NBFC की सेवा में कमी के विरुद्ध जो ग्राहकों के लिए शिकायतों का निवारण होता है, जब ग्राहक शिकायत करते हैं कि सर मेरा पैसा मार के भाग गई है ये कंपनी वो कंपनी, तो इस तरह की जब शिकायतें होती है, इसका निवारण कौन करता है? एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जिसको NBFC लोकपाल कहते हैं। और इसी योजना की शुरुआत आपकी 2018 में हुई थी। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज, ठीक है। तो याद रख लेंगे आप लोग, NBFC का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, देखो अभी मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखेंगे इसको हम साथी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे आपको भारतीय संविधान के महानियंत्रक लेखा परीक्षक, यहाँ पर कंप्ट्रोलर पूरा लिख गया है साथी, COMPTRO, ठीक है। COMPTRO, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। यहाँ पर KAM हो गया है, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको हम कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और ये भारतीय संविधान के भाग 5 में, किसमें साथी? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, जो भाग 5 है ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछे इसमें अनुच्छेद कौन सा है, तो हमसे अनुच्छेद की बात की गई है, अनुच्छेद 148। कौन सा साथी? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात की गई है भारतीय संविधान में। यदि पूछ ले इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो 148 में है। और इसके बाद जो इसके कार्य हैं, इसके विधि है, निर्वाचन, ये इसके चयन की विधि, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, ये सब 48 के बाद 49, 50, 51 में दी गई है, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के मध्य किसका जो आपका लेखा जोखा मिलता है, तो याद रखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो भाग 5 हो जाएगा, अनुच्छेद 148 से 151 हो जाएगा। लेकिन साथी यहीं पर अगर बात कर लें कि भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे कौन, तो साथी आप याद रखेंगे बी नरहरि राव, इनका नाम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बी नरहरि राव भारत के प्रथम यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लेखा महानियंत्रक परीक्षक थे, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे भारत के। तो याद रखेंगे बी नरहरि राव, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन वर्तमान की दृष्टि में बात करें हम सर, वर्तमान में कौन है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है इनका? इनका नाम है साथी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के वर्तमान में CAG है। क्या है? इनको शॉर्ट में हम CAG भी कहते हैं साथी। क्या कहते हैं? कैग, ठीक है, CAG भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है? भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन सर यहाँ पर यदि इसके बात की जाए इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। यदि या तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, यदि ये 60 वर्ष की उम्र में नियुक्त हुआ है तो केवल 5 वर्ष यानी कि 65 वर्ष तक ही कार्य करेगा। उम्र इसकी केवल 65 वर्ष है और कार्यकाल 6 वर्ष का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस और क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो साथी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको 8 बजे, साथ ही प्रतिदिन आपको 8 बजे इस तरह की जीएस जी की क्लास आएगी। चाहे आपका एनालिसिस हो, जिस दिन एनालिसिस नहीं करवाएंगे उस दिन आपकी उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास आएगी। ठीक है, तो एक बार से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते रहिए जीएस अब बाई डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।